Good morning everyone. Today is the in-house. Good morning everyone. Today is the second day of in-house training, and I would like to invite Mr. Mukesh sir for the topic of component of lesson plan. Good morning all of you. Myself Mukesh Kumar, and today I am going to take this session for the components of lesson plan. So first of all, we have to understand what is a lesson plan. We can see two pictures over here. There is a teacher who is planning. एक टीचर है यहाँ पर जो प्लानिंग करके जा रहे हैं क्लास, तो वो क्लास को बहुत अच्छी तरह से ले पा रहे हैं. वहीं पे दूसरे टीचर हैं जिन्होंने प्लानिंग नहीं किया, और हम लोग देख सकते हैं कि उनका क्लास कितना डिस्टर्ब चल रहा है. सो व्हाट इज अ प्लान? अ प्लान प्रिपेयर्ड बाय टीचर टू टीच अ लेसन इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर. सो व्हाट इज अ लेसन प्लान? अ लेसन प्लान इज समथिंग, इज अ ब्लूप्रिंट दैट इज डन इन एडवांस. क्लास में जाने से पहले शिक्षक लेसन प्लान बनाते हैं, तभी जाके वो क्लास में लेसन को लेते हैं. सेकेंड इज गेसाल्ट थ्योरी ऑफ लेसन प्लान. सो व्हाट इज गेसाल्ट थ्योरी? गेसाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना जर्मनी में मैक्स ब्राइडमर के द्वारा 1912 ईस्वी में किया गया था. गेसाल्ट का अर्थ है समग्र रूप, होलिस्टिक अप्रोच. सो गेसाल्ट थ्योरी बोलता है कि हर चीज़ हम लोग को होल रूप में लेना है, सारी चीज़ों को हम लोग को होल रूप में लेना है. In a lesson planning, each unit plays an important role in learning because the learner usually takes the help of units in understanding the whole concept. गेसाल्ट थ्योरी बोलता है कि एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, और हर एक यूनिट्स को बच्चा अपनी तरह से समझता है, और एक एक यूनिट समझने के बाद वो पूरे चैप्टर्स को समझता है. जैसे यदि मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, तो जैसे कि एक बच्चे को पहले हम लोग हैंड के बारे में बताते हैं, लेग्स के बारे में बताते हैं, आई के बारे में बताते हैं, नोज के बारे में बताते हैं, सारा चीज़ एक एक करके बताते हैं. उसके बाद पूरा हम बॉडी सिस्टम के बारे में बताते हैं. तो इसी को कहते हैं यूनिट वाइज एंड होल अप्रोच. द पार्ट कन्वेज द होल. और गेसाल्ट थ्योरी में क्या होता है कि गेसाल्ट थ्योरी अवगत कराता है होल से. पहले हम लोग पार्ट में चलते हैं, फिर उसके बाद पूरा एज अ होल उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं. द मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर विद इन अ यूनिट. और ऐसा नहीं होता है, यदि हम बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हर यूनिट एक दूसरे से रिलेटेड रहता है. यदि आइज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो भी बॉडी से रिलेटेड है. यदि ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं वो भी पूरे बॉडी से रिलेटेड है. यदि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं वो भी बॉडी से रिलेटेड है. तो वो ऐसा नहीं होता है कि एक होता है, सारा चीज़ साथ में चलता है. दीज एक्टिविटीज़ प्रोवाइड द पर्पसफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड द लर्नर अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट. तो बच्चे पहले एक एक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, एक एक यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, फिर एज अ होल पूरे यूनिट को पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज डेफिनेशन. डेफिनेशन. लेसन प्लान इज द टाइटल गिवन टू द स्टेटमेंट्स ऑफ अचीवमेंट्स टू बी realized and specific meaning by which these are to be attained as a result of activities engaged during this period. तो लेसन प्लान के द्वारा क्या है? लेसन प्लान के द्वारा क्या हासिल करना है? लेसन प्लान के द्वारा क्या हासिल करना है तथा उसको हासिल करने के लिए किन किन एक्टिविटीज़ का सहारा पीरियड में लिया जा सकता है. तो लेसन प्लान में क्या है? लेसन प्लान हमें ये बताता है कि कौन हमारा उद्देश्य क्या है, इस चैप्टर को पढ़ाने से हम क्या हासिल करेंगे, और उसको हासिल करने के लिए कौन कौन सा एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग क्लास हम करा सकते हैं जिससे वो हम लेसन प्लान का उद्देश्य हासिल कर सकें.
नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान का पर्पस क्या है? फर्स्ट, एंश्योर डेफिनिट ऑब्जेक्टिव फॉर द डेज वर्क। सबसे पहले हमको निश्चित रूप से ये डिसाइड करना होगा कि हमारा जो एक क्लास में, एक दिन में, एक स्कूल में हमारा क्या दिनचर्या रहेगा वो निश्चित होना चाहिए। सेकेंड, कीप द टीचर ऑन ट्रैक। ये टीचर को ट्रैक पे रखने के लिए मदद करता है कि जिस काम का उद्देश्य, जिस उद्देश्य से वो आए हैं वही काम वो स्कूल में आकर करे। थर्ड, एंश्योर्स सिलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये इंश्योर करना कि हम सिलेक्शन, हम लोग को इंश्योर करना है कि कौन सा टॉपिक का हम सिलेक्शन कर रहे हैं, कैसे उसको प्रेजेंट करना है और उस सब्जेक्ट मैटर का इंटरप्रिटेशन सही रूप में क्या होगा। नेक्स्ट इज़ हेल्प टू चूज इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। हम लोग को मालूम है कि बहुत सारे मेथड ऑफ टीचिंग होते हैं, मगर कौन सा मेथड किन बच्चों को किस टॉपिक में किस सब्जेक्ट का होगा या हम लोग को चुनना, अच्छे तरीके से चुनना चाहिए। जैसे कि एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एक होता है प्रोजेक्ट मेथड और एक होता है लेक्चर मेथड। जैसे हिस्ट्री कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो लेक्चर मेथड का प्रयोग ज़्यादा करेंगे। यदि कोई साइंस पढ़ा रहे हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ ज़्यादा करेंगे। किसी को कुछ बनाना है, बच्चों को हम लोग को ये बताना है कि करके सीखना है, तो प्रोजेक्ट मेथड का उपयोग हम लोग को करना पड़ेगा। तो कौन सा मेथड का प्रयोग किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में होगा, ये टीचर्स को भली भांति जानना चाहिए। नेक्स्ट इज एनेबल टू इवेलुएट द टीचिंग सेशन। लेसन प्लान हमें इवेलुएट करने में मदद करता है। क्या इवेलुएट करने में मदद करता है? कि जो लेसन, जो प्लानिंग करके आए हैं, जो लेसन प्लान करके आए हैं और जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्या दोनों में समानता है या दोनों कुछ अलग अलग हो रहे हैं। नेक्स्ट इज हेल्प्स टू रिव्यू द सब्जेक्ट एंड गिव अप टू डेट नॉलेज। ये हम लोग को ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जो बच्चों को हम नॉलेज दे रहे हैं वो अप टू डेट नॉलेज है या नहीं है। जैसे कि यदि 2023 में यदि हम किसी बच्चे को कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हमको बताना पड़ेगा, उनको विंडोज़ 11 के बारे में बताना पड़ेगा। यदि अभी भी XP के बारे में बता रहे हैं तो ये डेटेज आउटडेटेड नॉलेज है। तो बच्चों को हमेशा हम लोग को अपडेटेड नॉलेज ही देना चाहिए। नेक्स्ट इज हेल्प्स टू क्लैरिफाई दी आइडियाज़। टीचर्स में स्पष्ट होना चाहिए कि जो वो विचार दे रहे हैं बच्चों को, वो विचारों में स्पष्टता रहना चाहिए। गिव द टीचर ग्रेटर कॉन्फिडेंस। लेसन प्लान होने से टीचर्स में कॉन्फिडेंस होता है, उन्हें पहले से मालूम रहता है कि वो क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं। इट स्टिमुलेट्स द टीचर टू थिंक of related material, illustrations and audio visual aids। ये टीचर को प्रोत्साहित करता है कि किस प्रकार का ऑडियो विजुअल या किस प्रकार का मटेरियल वो क्लास में उपयोग या प्रयोग कर सकते हैं। enables टीचर टू ऑर्गेनाइज क्लासरूम टीचिंग एक्टिविटीज़। यदि क्लास में किसी प्रकार का एक्टिविटीज़ कराना है तो ये टीचर्स को सहायता करता है कि किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें कराना चाहिए। डेवलप्स रीजनिंग, इमेजिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ टीचर। ये शिक्षकों में तर्क को, कल्पना शक्ति को और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देता है। फैसिलिटेट्स माइक्रो टीचिंग, और ये माइक्रो टीचिंग को आसान करता है। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? माइक्रो टीचिंग में हम लोग ये करते हैं कि पूरे क्लास को ना लेकर छोटे छोटे समूह बना लेते हैं। 5 या 10 बच्चों का एक हम समूह बना लेते हैं और 10 बच्चों का समूह बना के
उसमें हम एक छोटा सा टॉपिक उसमें डिस्कशन करते हैं। तो छोटा ग्रुप में छोटा सा टॉपिक जब डिस्कशन किया जाता है तो इसको हम लोग माइक्रो टीचिंग कहते हैं। प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स है लेसन प्लान के। सबसे पहला है यूज्ड एज अ गाइड रेदर देन अ रूल ऑफ थंब। तो जो लेसन प्लान है वो हम लोग गाइड के रूप में करते हैं, यूज करते हैं, वो कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, नियम नहीं है, इसे गाइड के रूप में हम लोग यूज करते हैं। सेकेंड, टीचर मस्ट हैव मास्टरी एंड एडिक्वेट ट्रेनिंग इन द टॉपिक। तो टीचर को अपने सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी होना चाहिए, प्लस उसको पर्याप्त नॉलेज या स्किल्स उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। थर्ड, नीड्स टू बी फुल्ली कंजर्वेंट विथ न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। तो प्रेजेंट समय में कौन सा मेथड चल रहा है या कौन सा मेथड उपयोग है उससे टीचर को भली भांति परिचित होना चाहिए। नेक्स्ट, नीड्स टू ऑर्गेनाइज द मैटर इन अ ऑर्गेनाइज्ड रेदर देन अ लॉजिकल फैशन। एक टीचर को चाहिए कि वो जितने भी स्टडी मटेरियल है उसको योजनाबद्ध तरीके से अरेंज करे, ना कि तर्कपूर्ण तरीके से। मस्ट एंश्योर एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। ये टीचर का दायित्व है कि क्लास के समय में वो एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का कराएं। टीचिंग में हम लोग देखते हैं दो तरह का टीचिंग होता है या दो तरह का लर्निंग होता है। एक को कहते हैं एक्टिव लर्निंग, एक को कहते हैं पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग वो लर्निंग है जब टीचर के साथ साथ बच्चे भी सीखने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे फीडबैक देते जाएं, या जब टीचर पूछ रहे हैं कुछ तो साथ साथ में बच्चे भी क्वेश्चंस का जवाब देते जाएं। दूसरा तरीका है जिसको हम लोग पैसिव लर्निंग या पैसिव टीचिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक टीचर सिर्फ आके क्लास में लेक्चर देता है, वहाँ पे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट 0 के बराबर होता है। शुड यूज डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मेथड्स। एक टीचर को अलग अलग टीचिंग लर्निंग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे टीचिंग लर्निंग मेथड्स में आ जाता है ऑडियो का उपयोग करना चाहिए, वीडियो का उपयोग करना चाहिए, या हो सके तो ऑडियो और वीडियो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। तो ये सब सारे प्रिंसिपल्स है टीचिंग के, लेसन प्लान के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान। एक गुड लेसन प्लान का क्या क्या खासियत हो सकता है। नंबर 1, शुड हैव क्लियरली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। क्या पढ़ा के क्या उद्देश्य हासिल करना है। सबसे पहले कि जिस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ाकर बच्चों में क्या डेवलप करना है ये क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, टू बी लिंक्ड विथ प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। तो बच्चे का पूर्व ज्ञान यह हमें भले भांति मालूम करने का प्रयास करना चाहिए कि जिस भी चैप्टर को हम पढ़ाने जा रहे हैं उस चैप्टर से संबंधित बच्चे के पास कुछ में प्रीवियस नॉलेज है या नहीं है। यदि बच्चे के पास प्रीवियस नॉलेज है तो हम चैप्टर को आसानी से ले जा सकते हैं, मगर यदि बच्चे के पास उस चैप्टर से कोई भी प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले हम लोग को उन लोग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। थर्ड, शुड शो एंड स्पेसिफाई इलस्ट्रेटिव एड्स। यदि हम लोग कोई एग्जाम्पल के माध्यम से चैप्टर यदि स्टार्ट कर सकते हैं तो हम लोग को ये प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को हम लोग कोई एग्जाम्पल दे के ही चैप्टर का शुरुआत करें। शुड कंटेन सुटेबल ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर। और जब भी हम लोग कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए।
यदि ए पढ़ा रहे तो ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। ऐसा नहीं हो कि शुरू में हम ए पढ़ाएं फिर पी में चले गए, फिर बी में आए, फिर जेड में चले गए। तो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। शुड बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, और सारा चैप्टर यूनिट्स में बटा होना चाहिए। और ये टीचर्स को भली भांति मालूम होना चाहिए कि एक पीरियड में हम एक ही यूनिट पर फोकस करें। इट शुड नॉट मेक द स्टूडेंट्स पैसिव लर्नर। पढ़ाई इस तरह से नहीं होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को पैसिव लर्नर बना दे। पैसिव लर्नर का अर्थात है कि सिर्फ क्लास में टीचर बोल रहे हैं और स्टूडेंट शांत बैठे हुए हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन चेंजिंग लेसन प्लान, और लेसन प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि कब कौन सा टॉपिक हम लोग इंट्रोड्यूस करें, कब कौन सा टॉपिक निकाल दे, ये फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। शुड इंक्लूड द समरी ऑफ द होल लेसन। चैप्टर समाप्त होने के बाद टीचर्स को ये चाहिए कि सारा चैप्टर का वो सारांश समरी बच्चों को बताएं। The lesson plan should be in a such a way that it should provide full justification to all students। अब हम लोग देखते हैं कि क्लास में कई प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही एवरेज होते हैं, और कुछ बच्चे बहुत ही पुअर इन स्टडीज़ होते हैं। तो हमारा लेसन प्लान ऐसा होना चाहिए कि इंटेलिजेंट बच्चे का, एवरेज बच्चे का और जो पुअर बच्चे का है, सारा को वो जस्टिफाई कर पाए। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो आगे बैठे हुए कुछ इंटेलिजेंट बच्चे ही उसको समझ पाएँ, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो पुअर स्टूडेंट्स है सिर्फ उन्हीं लोग के लिए वो लेसन प्लान डिज़ाइन किया गया है। तो हमारा लेसन प्लान ऐसा होना चाहिए जो एवरेज और इंटेलिजेंट और पुअर स्टूडेंट्स तीनों के ज़रूरत को सेटिस्फाई कर सके। शुड प्लान फॉर स्टूडेंट असाइनमेंट, और सिर्फ क्लास में ही टीचिंग नहीं होना चाहिए, बच्चों को कुछ असाइनमेंट भी मिलना चाहिए। मस्ट हैव प्लान फॉर सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड सेल्फ इवैल्यूएशन ऑफ द लेसन। तो टीचर का खुद का आलोचना और खुद का मूल्यांकन करने के लिए भी उसमें स्पेस होना चाहिए। प्री रिक्विजाइट्स फॉर मेकिंग गुड लेसन प्लान। एक अच्छा लेसन प्लान बनाने के लिए हम लोग को कुछ आवश्यकता है। सबसे पहला है द टीचर शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, ट्रेड्स एंड एबिलिटी। तो बच्चों का, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्या है, स्टूडेंट्स में विशेषता क्या है और स्टूडेंट्स का क्षमता क्या है, ये एक टीचर को भली भांति पता होना चाहिए कि क्लास में एंटर करने से पहले एक स्टूडेंट्स का क्या इंटरेस्ट है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्या है, स्टूडेंट्स का कैपेसिटी क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक 60 क्लास के 40 क्लास के स्ट्रेंथ में बच्चों में यदि उसमें से 30 बच्चे एवरेज हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं या डील कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे होना चाहिए। और यदि बच्चे क्लास में बहुत ही इंटेलिजेंट है, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे 80% 90% इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही लो लेवल का होना चाहिए। नेक्स्ट इज मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर एंड एडिक्वेट ट्रेनिंग ऑन द सब्जेक्ट। एक टीचर को अपने सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी होना चाहिए, उसमें दक्षता होना चाहिए, प्लस उस सब्जेक्ट्स का उसके पास ट्रेनिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। नॉलेज इज़ डिफरेंट थिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज़ डिफरेंट थिंग। हम तो बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं,
मगर क्या जितना हम जान रहे हैं उतना चीज़ हम बच्चों में ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज पे कमांड होने से हम एक अच्छे टीचर्स नहीं बन सकते हैं। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि जितनी अच्छी तरह से हम जान रहे हैं उतनी ही अच्छा से हम बच्चों को भी सिखा पाएँ। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, एक टीचर्स को टीचिंग और लर्निंग के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं या सिद्धांत होते हैं उनके बारे में उनको जानकारी होना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, एक क्लास जिसमें 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 बच्चे एक तरह का नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हर बच्चे का मनोवैज्ञानिक रूप से उनका जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होता है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए क्लास में पढ़ाते के समय कि बच्चे के जो इंडिविजुअल नीड्स है वो किसी तरह से उस 40 मिनट या 45 मिनट के पीरियड में उसको हम लोग पूरा कर सकें। The knowledge what the students already possess about the topic, एक टीचर को चाहिए कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले वो जानने का प्रयास करें कि जो टॉपिक बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में बच्चों के पास पूर्व का क्या ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज क्या है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम किसी टॉपिक को स्टार्ट कर दें। यदि हम इस तरह से करते हैं तो बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मटेरियल इन अ साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल फैशन, तो जो भी मटेरियल हम बच्चों को प्रस्तुत कर रहे हैं वो मनोवैज्ञानिक रूप से और तार्किक रूप से होना चाहिए। इट शुड बी इन साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल मैनर। नेक्स्ट इज फुल्ली कंजर्वेंट विथ न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट, तो एक टीचर को अभ्यस्त होना चाहिए कि जो भी हम लोग न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो हम उसको प्रयोग करें। एंश्योर एक्टिव पीपल पार्टिसिपेशन, एक टीचर को प्रयास करना चाहिए कि क्लास के दौरान जितने भी बच्चे हैं उनको किसी न किसी माध्यम से क्लास में इंगेज करें, क्लास में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन कराया जाए। तो लेसन प्लानिंग में कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला है आपका प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन, जिसको हम लोग भूमिका कह सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड होता है प्रेजेंटेशन, जिसको प्रस्तुतिकरण कहते हैं। थर्ड इज कंपैरिजन और एसोसिएशन। फोर्थ इज जनरलाइजेशन। फिफ्थ इज एप्लीकेशन एंड सिक्स इज रिकैपिचुलेशन। तो ये 6 स्टेप्स है। 6 स्टेप्स के अंतर्गत ही लेसन प्लान बनता है। प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन, जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम लोग प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन स्टेप कहते हैं। इसमें क्या होता है, नॉलेज विच हेल्प्स टू लीड देम ऑन टू लेसन। फर्स्ट है कि कौन सा नॉलेज जो हम लोग लेसन प्लान बनाने वाले हैं या लेसन पढ़ाने वाले हैं, उसके पहले हमें उस चैप्टर के बारे में कुछ नॉलेज है या नहीं है। टीचर प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स टू रिसीव नॉलेज, तो बच्चों को क्लास में पहले हम लोग को तैयार करना पड़ेगा कि बच्चे उस नॉलेज को लेने के लिए तैयार हैं या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यदि बच्चों को हम लोग को मनी और क्रेडिट के बारे में बताना है, यदि बच्चों को मनी और क्रेडिट के बारे में बताना है, पैसा और उधारी के बारे में बताना है, तो हम लोग को सबसे पहले क्लास में बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। ये हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोग को बच्चों को प्रश्न पूछ कर करेंगे। जैसे हम लोग बच्चों से प्रश्न करेंगे कि क्या आप लोग बाज़ार जाते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे कि हाँ हम लोग जाते हैं। तो
फिर हमारा दूसरा सवाल होगा कि जब आप दुकान से सामान लेते हैं तो क्या दुकानदार आपको सामान दे देता है या नहीं देता है? तो बच्चे बोलेंगे हाँ दे देता है। तो उसके बदले में आप क्या देते हैं? तो बच्चे कहेंगे कि उसके बदले में हम लोग दुकानदार को पैसा देते हैं। यदि ये सवाल पूछा जाए क्या आपके पास पैसा नहीं है तो क्या दुकानदार आपको सामान दे सकता है? कुछ बच्चे कहेंगे दे भी सकता है और कुछ बच्चे कहेंगे नहीं देगा। तो जब कुछ बच्चे कहेंगे क्यों देगा, तो वो बोलेंगे कि वो हम लोग को उधार देता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मनी और क्रेडिट का कंसेप्ट बच्चों को बता सकते हैं। थर्ड इज टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज। तो इंट्रोडक्शन देने से पहले हम लोग ये प्रयास करेंगे कि बच्चों का प्रीवियस नॉलेज के बारे में हम लोग कुछ पता कर सके। इट अराउजेज इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी टू लर्न न्यू मैटर। एक बार जब बच्चों में उत्सुकता या इंटरेस्ट जाग जाता है तब हमें चैप्टर पढ़ाने में आसानी होता है। इंट्रोडक्शन शुड बी ब्रीफ एंड टू दी पॉइंट। तो जब भी हम किसी चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। प्रेजेंटेशन। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन प्लान में प्रेजेंटेशन ही होता है। इसमें क्या है, एम ऑफ द लेसन शुड बी क्लियरली स्टेटेड बिफोर प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन करने से पहले ये क्या हम इस चैप्टर को पढ़कर हासिल करने वाले हैं ये बच्चों में भली भांति ज्ञात होना चाहिए। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोथ एक्टिवली पार्टिसिपेट। तो जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से हम लोग गुजर रहे हैं तो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर बोल रहे हैं और स्टूडेंट सिर्फ सुन रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं और टीचर शांति से खड़ा है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, टीचर का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए और स्टूडेंट्स का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जब इस तरह का पार्टिसिपेशन होगा जहाँ पर टीचर्स भी एक्टिव है और स्टूडेंट्स भी एक्टिव है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा प्रेजेंटेशन हो रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। द टीचर हैज़ टू प्रेजेंट द टॉपिक इन एंथुजियास्टिक मैनर। तो टीचर्स को ये चाहिए कि जो भी वो टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उससे क्या होना चाहिए, बच्चों में उत्सुकता आ जाना चाहिए कि किसी बात को हम जैसे बोल रहे हैं, क्या आप लोग जानते हैं, ठीक है, अब हम बोल के यहाँ पर रुक गए, तो अब क्या है, बच्चों में ये उत्सुकता होना चाहिए कि सर क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, उत्सुकता होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ाने के समय में। लर्नर्स विल बी मोटिवेटेड एंड गेट इंटरेस्ट टू लर्न। एक बार बच्चे जब मोटिवेटेड हो जाएंगे, जब उनमें इंटरेस्ट आ जाएगा, तो टीचर्स के पार्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कम हो जाएगा। एक बार बच्चों में जब इंटरेस्ट जाग जाएगा तो वो खुद भी पढ़ना चालू कर देंगे। कंपैरिजन और एसोसिएशन, जो थर्ड पार्ट है हमारा, उसको हम लोग कंपैरिजन और एसोसिएशन कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल्स देते हैं। क्लास में किसी भी टॉपिक को डील कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। सेकेंड इज एसोसिएट फैक्ट्स विद एग्जाम्पल। यदि कोई फैक्ट्स हमारे पास मौजूद है तो उसको हम लोग एग्जाम्पल से जोड़ने का प्रयास करते हैं, सो दैट लर्नर कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली एंड अराइव एट जनरलाइजेशन ऑन देयर ओन। तो बच्चे क्या होते हैं, जनरलाइजेशन पे आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग किसी क्वेश्चंस कोई टॉपिक है, किसी एक क्वेश्चंस को करा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैथ्स में हम लोग कर रहे हैं a+b² और उसका सिंप्लीफिकेशन है a² + 2ab + b²। तो ये जब हम लोग बच्चों को बता देते हैं और फिर जब हम क्वेश्चंस उन लोग को देते हैं तो बच्चों को पहले से मालूम है कि a + b² को जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला a² + 2ab + b² होगा।
तो उसी क्वेश्चंस का पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाते हैं, तो जिससे ये बच्चे में स्थायी रूप से ये नॉलेज चला जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। Next is generalization. It involves reflective thinking. तो generalization में क्या होता है कि हम लोग बच्चों को मजबूर करते हैं सोचने के लिए, सोचने पर मजबूर करते हैं। Knowledge presented by the teacher should thorough provoking. किसी चीज़ के बारे में बच्चे जब सीरियसली थिंक करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तो हम लोग उसको जनरलाइजेशन के कैटेगरी में लेते हैं। इनोवेटिंग एंड स्टिमुलेटिंग टू असिस्ट द स्टूडेंट्स टू जनरलाइज द सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग्स में हम लोग दो तरह का टीचिंग करते हैं, एक इंडक्टिव टीचिंग एंड डिडक्टिव टीचिंग। जैसे कि बच्चों में जनरलाइजेशन लाना है तो बच्चे को पहले हम एक सेब देते हैं, फॉर एग्जांपल एक सेब देते हैं और सेब का कलर क्या रहता है, हरा रहता है, और उसको वो खाता है तो उसको वो कच्चा लगता है। फिर हम दूसरा सेब देते हैं, सेम कलर का रहता है और फिर वो बोलता है कि नहीं ये कच्चा है। फिर तीसरा सेब देते हैं, वो भी ग्रीन कलर का रहता है और वो कहता है वो कच्चा है। तो धीरे धीरे बच्चा वो जनरलाइज कर लेता है कि हरा रंग का सेब जो होगा वो हमेशा ही आपको कच्चा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नॉलेज उसमें बिल्ड करने का प्रयास करते हैं। Next is application. The student make use of the knowledge acquired. बच्चे जो भी क्लास में सीखते हैं उसका वो प्रयोग बाहरी दुनिया में करने का प्रयास करते हैं। Whatever they learnt in the theory has to apply in clinical field to make learning more permanent and worthwhile. तो ये साइंस के केसेस में तो बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चे जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल वो क्या करते हैं, लैब में जाकर देख लेते हैं। या कंप्यूटर्स में भी हम लोग कर सकते हैं कि जो बच्चे थ्योरी पढ़ रहे हैं जो क्लास में, तो प्रैक्टिकल्स वो जाकर लैब में देख लेते हैं। तो हर चीज़ जो बच्चा को क्लास में थ्योरी के रूप में पढ़ाया जाता है, समाज में उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, ये बच्चों को हम लोग को जानकारी देना चाहिए। Ask recapitulation. Ask suitable stimulating pivotal questions to students on topic. तो हम लोग को जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चैप्टर समाप्त होने के बाद हम लोग को बच्चों से कुछ प्रश्न पूछना चाहिए। The answer will give feedback regarding the efficacy of the method of teaching clarification. जब हम लोग बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और बच्चे यदि उस प्रश्न का जवाब दे देते हैं या नहीं देते हैं, दोनों केस में, तब हम लोग को पता चलता है कि जो मेथड हम लोग टीचिंग का यूज कर रहे हैं वो फ्रूटफुल है या नहीं है। और यही हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो यूज हम लोग कर सकते हैं या फिर हम लोग को मेथड ऑफ टीचिंग को चेंज करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ लेसन प्लान। तो लेसन प्लान जनरली 3 टाइप का होता है। एक को कहते हैं कॉग्निटिव लेसन प्लान, दूसरा है हमारा अफेक्टिव डोमेन और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव में क्या होता है, लेसन प्लान रिलेटेड टू नॉलेज, ये मानसिक कौशल को कहते हैं। लेसन प्लान एक ऐसा लेसन प्लान जो कॉग्निटिव होता है वो मानसिक रूप से रिलेटेड होता है। सेकेंड है आपका अफेक्टिव डोमेन, लेसन प्लान रिलेटेड टू एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मतलब भावनात्मक कौशल। थर्ड इज साइकोमोटर डोमेन, लेसन प्लान रिलेटेड टू स्किल्स, ये हमारा शारीरिक कौशल को बताता है।
तो लेसन प्लान के 3 कंपोनेंट हैं, या कह सकते हैं टाइप्स ऑफ 3 लेसन प्लान है। एक हमारा मानसिक, एक हमारा शारीरिक और एक हमारा भावनात्मक स्किल्स को डेवलप करता है। फॉर्म्स ऑफ लेसन प्लान में 3 तरह के लेसन प्लान बनते हैं। पहला लेसन प्लान है जिसको हम लोग हर्बेटियन अप्रोच कहते हैं। सेकेंड टाइप का जो लेसन प्लान है उसको हम लोग ब्लूम्स और इवेल्युएशन अप्रोच कहते हैं। और तीसरा जो है वो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग हर्बेटियन अप्रोच में देखते हैं। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट 1776 से 1840 पर एक जर्मन फिलोसोफर और एजुकेशनिस्ट थे। दिस अप्रोच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट इज कंसिडर्ड इन प्रिपेयरिंग लेसन प्लान। तो इस लेसन हर्बेटियन अप्रोच में क्या है खासियत कि हम लोग जो लेसन प्लान बनाते हैं वो लेसन प्लान बनाने से पहले बच्चे का पूर्व ज्ञान जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों का पूर्व ज्ञान जानने का प्रयास करते हैं। फाइव स्टेप्स ऑफ टीचिंग यूनिट। तो 5 स्टेप्स है आपका लेसन प्लान में। ये कौन हर्बेटियन में? पहला है प्रिपरेशन, सेकेंड है प्रेजेंटेशन, थर्ड है कंपैरिजन, फोर्थ है जनरलाइजेशन और फिफ्थ है एप्लीकेशन। मेरिट्स ऑफ हर्बेटियन लेसन प्लानिंग। इट इज़ लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। सबसे पहला क्या है कि ये लॉजिकल होता है और साइकोलॉजिकल होता है। इट असिस्ट इन मेकिंग टीचिंग सिस्टमैटिक। ये टीचिंग को सिस्टमैटिक करता है। थर्ड, इट एम्प्लॉयड इन द टीचिंग ऑफ ऑल स्कूल सब्जेक्ट्स। स्कूल में पढ़ाए जाने वाले हर विषयों में ये एप्लीकेबल है। इट इज़ यूज्ड इन अचीविंग द कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ये मनोविज्ञान को बढ़ावा देता है। It employs the deductive and inductive method of teaching। तो अभी हमने इसी पे डिस्कशन किया था कि टीचिंग 2 प्रकार का होता है। एक इंडक्टिव टीचिंग कहते हैं, एक डिडक्टिव टीचिंग कहते हैं। इंडक्टिव टीचिंग में क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने सेब का एग्जांपल दिया था कि एक बच्चे को हमने हरा सेब दिया पहले बार में, वो उसको खाया, खाने के बाद उसको पता चला कि ये कच्चा है। दूसरा बार फिर से हरा सेब दिया तो वो बोला कि कच्चा है। तीसरी बार फिर से हरा सेब दिया तो वो बोला कि कच्चा है। तो ये वो जनरलाइज कर लिया कि जितने भी हरे सेब होते हैं वो कच्चे होते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है पढ़ाई का, उसको हम लोग इंडक्टिव कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्टिव। दूसरा है डिडक्टिव टीचिंग। इसको हम लोग, इसमें क्या होता है, हम लोग नियमों को पहले ही बच्चों को बता देते हैं। नियमों को पहले ही बच्चों को बता देते हैं। जैसे ग्रेविटी के बारे में बता दिए बच्चों को कि ग्रेविटी में क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम लोग जब ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे की ओर आएगा। तो नियम हम पहले ही उस बच्चे को बता चुके हैं कि कोई भी चीज़ नीचे ग्रेविटी के कारण ही आता है। तो अब बच्चे पत्थर फेंके, पेपर फेंके या कुछ भी फूल फेंके, वो नीचे के ही और आएगा। तो इस तरह का जो पढ़ाई होता है इसको हम लोग डिडक्टिव लर्निंग कहते हैं। इट इज़ सिंपल एंड ईजी अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। ये बहुत ही ईजी और सिंपल अप्रोच होता है। इट एम्प्लॉयज प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर इम्पेयरिंग न्यू नॉलेज। तो नया नॉलेज देने से पहले हम लोग बच्चों का पूर्व का ज्ञान को अवलोकन करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ यूजफुल फ्रेमवर्क, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स एंड दस मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव। तो यदि हम ये सारा स्टेप्स फॉलो करते हैं तो ये टीचर्स में क्या है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है।
डीमेरिट्स क्या है हर्बेटियन अप्रोच का? इट इज़ हाईली डोमिनेटेड बाय टीचर, ये टीचर्स के द्वारा डोमिनेटेड होता है। इट इज़ सूटेड फॉर नॉलेज लेसन्स ओनली, ये किसी खास नॉलेज देने के लिए ही एप्लीकेबल है। इट इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर्स क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी। इस टॉपिक ये हर्बेटियन अप्रोच में टीचर्स अपनी क्रिएटिविटी के लिए जगह इसमें नहीं होता है। मोर स्ट्रेस ऑन टीचिंग देन लर्निंग, ये अप्रोच हम लोग टीचिंग पे ज़्यादा फोकस करता है ना कि लर्निंग पे। इट इज़ हाईली लोडेड विथ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग स्किल्स, डज नॉट कंसिडर द लर्निंग स्ट्रक्चर्स इन ऑर्गेनाइज टीचिंग एक्टिविटीज़, ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज रूप में नहीं होता है। टीचिंग एक्टिविटीज़ आर लेस मीनिंगफुल एंड प्रैक्टिकल, तो हर्बेटियन अप्रोच में क्या होता है? प्रैक्टिकल अप्रोच का कमी रहता है। देयर इज इनएक्टिविटी ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो पहला ही हम लोग देखें कि ये डोमिनेटेड बाय टीचर्स होता है, टीचर्स ही सारा चीज़ हैंडल करते हैं, वहाँ बच्चों का पार्टिसिपेशन ना के बराबर होता है। नेक्स्ट इज ब्लूम्स अप्रोच। ब्लूम्स अप्रोच 1961 में दिया गया। हैज़ मेड एजुकेशन एज ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड रेदर देन क्लाइंट सेंटर, तो ये क्या है? ये उद्देश्य केंद्रित है। ब्लूम्स कहते हैं कि बच्चों की शिक्षा क्या होता है? उद्देश्य केंद्रित ही होना चाहिए। क्या फीचर्स है? ऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आर ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। द टीचिंग एंड टेस्टिंग शुड बी ऑब्जेक्टिव सेंटर्स, जो भी टीचिंग करा रहे हैं वो भी उद्देशित होना चाहिए। द टर्म इवेल्युएशन कंसर्न विद ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ टीचिंग एंड टेस्टिंग, सही प्रकार से इवेल्युएशन होना चाहिए। इट डज नॉट कन्फाइन द स्टूडेंट्स टू अचीवमेंट्स ओनली, ये सिर्फ बच्चों के स्टूडेंट्स के अचीवमेंट तक सीमित नहीं है। इट इवलेट्स द टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मेथड्स एंड डिवाइसेस ऑफ प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। द स्टूडेंट परफॉर्मेंस आर इवेलेटेड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड नॉट द अचीवमेंट ऑफ द कंटेंट, तो बच्चे सब्जेक्ट से क्या पढ़े हैं इसका इवेल्युएशन नहीं होता है, बच्चे सीखे कितना है खुद से इसका इवेल्युएशन होता है। मेरिट्स ऑफ ब्लूम लेसन प्लानिंग, कुछ मेरिट्स हम लोग देखते हैं। पहला है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिटर्न इन बिहेवियरल टर्म्स, तो ब्लूम्स का उद्देश्य केंद्रित टीचिंग होता है, तो हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि मेनली बच्चे में क्या बिहेवियर में चेंजेस आया है, तो बिहेवियर में जो चेंजेस आता है उसी को हम लोग ब्लूम्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। डीमेरिट्स में क्या है? डीमेरिट्स में है कि इट इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड मैकेनाइज्ड एंड डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी, तो क्रिएटिविटी का स्कोप बहुत ही कम होता है ब्लूम्स के टीचिंग में। ये RCM अप्रोच है। RCM अप्रोच में क्या होता है कि टीचिंग 3 प्रोसेस में हम लोग देखते हैं, इनपुट, आउटपुट और इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो बच्चे को क्या इनपुट दिया जा रहा है, बच्चे उस इनपुट के द्वारा क्या अपने आप में प्रोसेस कर रहे हैं और टेस्ट या इवैल्यूएशन के माध्यम से क्या आउटपुट निकल कर आ रहा है। तो लेसन प्लान 2 तरह से बनता है, एक को कहते हैं हाईली स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान और एक को कहते हैं लूजली स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान। हाईली स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान में क्या होता है? हाईली स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ द टीचर, जो लेसन प्लान कर रहे हैं उसमें टीचर का नाम होना चाहिए। सेकेंड, कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन सा यूनिट पढ़ा रहे हैं, टॉपिक कौन सा पढ़ा रहे हैं, उसके बाद प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग, कौन सा मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, इंडक्टिव मेथड यूज करेंगे, डिडक्टिव मेथड यूज करेंगे, रिसोर्सेस, क्या रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, चार्ट पेपर यूज कर रहे हैं, मैप यूज कर रहे हैं, ऑडियो यूज कर रहे हैं, वीडियो यूज कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो यूज कर रहे हैं, कौन सा,
अब उसके बाद सेंट्रल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेंट्रल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट रिलेटेड होता है कि इस सब्जेक्ट को पढ़कर क्या होगा, साइंस को पढ़कर क्या होगा। यदि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री को पढ़ के क्या हो रहा है, फिजिक्स को पढ़ के क्या मिलेगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव चैप्टर ओरिएंटेड होता है। यदि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हीट चैप्टर पढ़ के हमको क्या मिलेगा, ये होता है। फिर हमें कौन सा क्लास का ये ले रहे हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं, किस दिन ये एक लेसन प्लान लिया गया है और ड्यूरेशन कितने पीरियड का है। तो ये सब सारा चीज़ हमारे लेसन प्लान में इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके बाद स्पेसिफिक है, टीचिंग है, कौन सा ऑडियो कौन सा TLM हम लोग यूज करेंगे और इवेल्युएशन उसका कैसे करेंगे। फिर रिकैप्चुलेशन है, असाइनमेंट है और रेफरेंसेस है, ठीक है। तो हम लोग जब भी बच्चों को होमवर्क देते हैं तो एक पैटर्न होता है जिसको हम लोग कहते हैं जिग जैग पैटर्न, ठीक है। तो इसका जिग जैग पैटर्न क्या होता है कि यदि हम बच्चों को 3 प्रश्न दे रहे हैं तो पहला प्रश्न का रिलेशन दूसरे प्रश्न से और दूसरे प्रश्न का रिलेशन तीसरे प्रश्न से होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम अभी बता रहे थे आप लोग को, जैसे कि जो हम अभी पैसा और नकदी वाला, उधारी वाला दिए एग्जाम्पल, उस तरह के कि पहला प्रश्न का दूसरे से और दूसरा प्रश्न का तीसरे से रिलेशन होना चाहिए जब भी हम होमवर्क दे रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं जिग जैग पैटर्न। एक लूजली स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान होता है जिसमें हम सिर्फ खाना पूर्ति के लिए उसको बना देते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज में है पहला, द टीचर कैन प्लान द प्रेजेंटेशन इन एडवांस हेल्पिंग इन मेकिंग द टीचिंग इफेक्टिव, हेल्प्स इन अपरेंट टाइम सेविंग एंड अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन, न्यू नॉलेज कैन बी प्रेजेंटेड विच इज़ नॉट देयर इन टेक्स्ट बुक, टीचर कैन इंटीग्रेट द सब्जेक्ट मैटर। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग लेसन प्लान यदि पहले से बना के रख रहे हैं तो हम लोग का ये टाइम सेविंग होता है, हम लोग क्लास में डेविएट नहीं होते हैं अननेसेसरी टॉपिक से। दूसरा चीज़ क्या है कि ऐसा कुछ नॉलेज जो डायरेक्ट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है वो भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? द मेन एम्फेसिस इज गिवन टू प्रेजेंटेशन, इट कन्फाइन द टीचिंग अप टू मेमोरी लेवल ओनली। तो ये क्या है, ज़्यादा हमारा फोकस सिर्फ प्रेजेंटेशन पे ही होता है। स्टूडेंट्स के लिए क्या है एडवांटेज है? अ वेल प्रेजेंटेड क्लास में इंक्रीज द स्टूडेंट मोटिवेशन। यदि क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा, लेसन प्लान के अनुसार चलेगा, तो कम समय में हम लोग ज़्यादा चीज़ बच्चों को बता पाएंगे। ग्रेटर स्कोप फॉर इम्प्रूविंग एंड मॉडिफाइंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। डिमेरिट्स क्या है? पुअर लेसन प्लान कैन मेक द स्टूडेंट मेयर पैसिव लर्नर। यदि हम लोग लेसन प्लान ढंग से नहीं बना रहे हैं तो बच्चों में जो सीखने का क्षमता रहेगा बहुत ही पुअर रहेगा। गाइडलाइंस फॉर पीपल टीचर, जो छात्र अध्यापक है, ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी टीचिंग के लाइन में उतर रहे हैं, उनका जो ट्रेनिंग चल रहा है, तो उन लोग के लिए क्या है कि प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड सो गुड टेस्ट एंड नीटनेस इन ड्रेस। क्योंकि बच्चे टीचर का अनुसरण करते हैं तो जैसा उनका ड्रेसिंग सेंस रहता है तो बच्चे भी उसका अनुसरण करते हैं। बी मेंटली एंड फिजिकली अलर्ट, उनको फिजिकली और मेंटली अलर्ट होना चाहिए। क्लास में जब भी पढ़ा रहे हैं तो उनका वॉइस क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, प्लीजिंग होना चाहिए और मॉड्यूलेटेड होना चाहिए। कहाँ टोन कम रहना चाहिए, किस टॉपिक में टोन ज़्यादा रहना चाहिए, ये अच्छी तरह से आना चाहिए। डिवाइड योर लेसन प्लान्स इनटू सुटेबल सेक्शंस, तो हर चैप्टर को हम लोग सेक्शंस के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए। हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए कि हम किसी एग्जाम्पल्स को दे के ही पढ़ाने का प्रयास करें। डिस्प्ले सेंस ऑफ ह्यूमर, क्लास में ज़्यादा हम लोग को स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए, ह्यूमर को हम लोग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए।
गिव ड्यू अटेंशन टू द व्यूज़ ऑफ द सुपरवाइज़र। यदि क्लास में पढ़ाते वक्त यदि कोई सुपरवाइज़र आ जाते हैं तो उन पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म विदाउट गेटिंग योर फीलिंग्स हर्ट। यदि वो किसी चीज़ पे हम लोग को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसको हम लोग को एक्सेप्ट हेल्दी वे में करना चाहिए। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।